हैं, फिर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो पैसा जाता है, फिर वो डिस्पर्स होता है। तो उन सब प्रोसेस में इतना डिले होता है कि फिर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में योजनाएं मतलब कि जितनी गति से आगे बढ़नी चाहिए चीज़ें नहीं बढ़ समय पर पाती। मिलने से डेफिनेटली। चलो ये तो बात हो गई पॉलिसी व्यवस्था की। अब ये बताइए कि आपको ये टारगेट क्यों कर रहा है? शायद खुल के बताइए। देखिए, हम लोग बिल्कुल, चूंकि लड़के लिया है झारखंड और लड़के भी लिया है अभी सत्ता, और हम लोग दिन रात जिस चुनौती के साथ काम करते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने ऐसे ऐसी योजनाएं चालू की हैं जो हमारी योजनाओं को कई राज्य कॉपी भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा काम कर रहा हो, गुजरात अच्छा काम कर रहा हो, महाराष्ट्र अच्छा काम कर रहा हो, तो उस काम को सराहना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं। तो आज मुझे इस बात का मलाल है कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ कई राज्य उसकी कॉपी भी कर रहे हैं। अभी ये लोग सभी गरीबों को आवाज़ देने की बात करते हैं। हमारे राज्य में ज़रूरत से ज़्यादा गरीब हैं तो संख्या भी अधिक होगी। तो हमने एक डाटा लेके भारत सरकार के पास हाजिर हुए कि भाई हमारे यहाँ ये इतना डाटा है, जो उसमें 60-40 का रेशियो है, वो आप अपना हिस्सा दो ताकि मैं गरीबों को अलॉट कर पाऊँ। तो बोला नहीं, ये डाटा आपका गलत है। लगभग 8 लाख के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। तो नहीं, लेकिन उनके डाटा में 4 लाख थे। बोलता नहीं, ये 8 लाख आपका गलत है। और इन लोगों ने अलग अलग बहाने बना करके हमें फंड भी अलॉट नहीं किया, और वो फंड हमारे पड़ोसी राज्य यूपी को चला गया। खबर मैंने पढ़ा था, सच है कि गलत है, आई डोंट नो। फिर हमने कहा कि तब तो ये तो बहुत मतलब पक्षपाती सोच है। और फिर हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था भी सब लोगों को हम आवाज़ देंगे। हमने एक सर्वे कराया। जब हम लोग 8 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो 8 लाख हम ही लोगों को आवास उपलब्ध कराते हैं, छोड़ो केंद्र सरकार की बातें। फिर हमने एक सर्वे लिया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो 8 लाख कितना हो गया पता है? हमारे पास एप्लीकेशन आए 30 लाख। जब उसका सर्वे कराया सही है गलत है, उसमें कुछ फर्जियाँ भी होती, तब उसमें से भी जब आप आंकड़े सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 20 लाख अभी भी लोग हैं जिनको हमें आवाज़ देनी है। ऐसे 8 लाख तो दूर की बात है, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया। आपने एक और भी बड़ा काम किया है कि जो आदिवासी बच्चे हैं SC ST कैटेगरी के, उनको आपने एक, अगर कोई बाहर पढ़ना चाहता है हायर एजुकेशन, तो सारा एजुकेशन फ्री रहेगा उनके लिए। आप सरकार पैसा देगी बाहर की एजुकेशन के लिए, जो बाहर हिंदुस्तान से बाहर पढ़ना चाहता है। ये मेरे ख्याल पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है जो आपने किया है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है। मैं देखता हूँ कि आज जो प्रतिस्पर्धा है, ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा। अभी भी इसको और ना जाने कितने साल लगेंगे। मतलब आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था और जो जातिवाद ये का जो गैप था वो फिल हो, तो हमने कहा कि एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के अलावा एक एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। कोई ST SC के पेरेंट्स इस बात के लिए एक आध कहीं जो कुछ आगे निकल गए तो निकल गए, अदरवाइज 99% लोग अपने बच्चे को ग्रेजुएशन से ऊपर सोच नहीं सकते थे। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज भी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमको ना पैसे मिलने हैं बैंक से, ना कहीं से कोई सपोर्ट मिलना है। तो यही हमारा एसेट है। खेत हमारा बैंक है, खलियान उसका ATM कार्ड है, और जानवर उसका जो पशुधन जिसको बोलते हैं कैश। ये एक बकरी को बाज़ार में बेचता है, उसके पैसे से इलाज भी कराता है, बच्चों को पढ़ाता भी है, अनाज की खरीद बिक्री करता है, उससे अपने बच्चों को पढ़ाता है, घर चलाता है। यही इसकी सपोर्टिंग हैंड्स हैं। इसलिए लैंड को लेके हमेशा वहाँ मारामारी होती है। और आज के दिन में तो इंडस्ट्री वाले लोग का बहुत इशूज़ रहता है। लैंड को आज के दिन में कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बहुत इजीली सेटअप करके दिखा दे,
कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। वो इसलिए कि आप देखेंगे कि देश जब आज़ाद हुआ तो जैसे आपने पहले कहा, टाटा भी हैं, बिरला भी हैं, पूरा देश को टाटा बिरला के ही लोग नाम से जानते थे। और टाटा का ओरिजिन कहाँ है? झारखंड है। बिरला का ओरिजिन कहाँ है? झारखंड है। सबके नींव वहीं गड़े हैं। भले आज देश में वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड वो स्प्रेड कर गए। एशिया का सबसे बिगेस्ट स्टील प्लांट हमारे बोकारो में बना। इंडिया के जो जितने भी इंडस्ट्री डेवलप करने वाली जो कंपनी जो मशीन का बनाती है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो थी, जो भी वही, तो वो भी हमारे HSC हमारे तो फिर झारखंड इतना गरीब प्रदेश क्यों है? आपके लोग तो कई प्रदेशों में पहुंच गए डिस्प्लेस होकर, बंगाल में पहुंच गए, महाराष्ट्र में पहुंच गए, कहीं मारे गए। देखिए हमारे लोगों का खास बात क्या है सर, कि ये हमारे चूँकि लैंड ओनरशिप, जमीन ही उनकी सारी प्रॉपर्टी है, कहीं भी उसको कहीं सपोर्ट नहीं मिलता। अगर कोई नौकरी करने वाला आदमी भी है, अगर महाराष्ट्र में नौकरी किया, रिटायर कर गया, तो वापस महाराष्ट्र में नहीं बसता, वो वापस अपने स्टेट में आता है। बहुत सारे जो समूह हैं समाज में, कई ऐसे समूह हैं जहाँ नौकरी किया वहीं बस गया। लेकिन ये समूह जो हमारे झारखंड के जो सांस्कृतिक लोग हैं, वो लोग कहीं पर भी, अगर रांची कैपिटल है, रांची कैपिटल में कोई रिटायर कर गया तो रांची कैपिटल में नहीं बसता है, बल्कि जहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंस है, जहाँ बर्थ प्लेस है, वहाँ जाके बसता है। तो वो अपने लैंड को लेके हमेशा बहुत कॉन्शियस रहा है। लेकिन लगता है कुछ योजनाबद्ध तरीके से इस जगह पर इंडस्ट्री तो लग गए, लेकिन शिक्षा नहीं थी, तो वहाँ नौकरी भी नहीं करने वाले लोग थे, तो बाहर से आ गए लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा अभी तो शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी आपने इस मामले में तो खैर अभी हम लोगों ने मतलब परिवर्तन हुआ है, बहुत भारी परिवर्तन। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड जो सोशल सिक्योरिटी को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, ये तो आपने बता दिया कि भाई राज्य सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री होते हुए अपने कितने काम किए हैं, लेकिन अभी इस बात का जवाब आपसे नहीं मिला कि ये आपको टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार आपसे ये बात देखिए, टारगेट करते हैं, करते रहने दो, हमें इसकी परवाह नहीं। देखिए ऐसा है कि इनको जो लगता है कि हम कुछ ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता आपके पक्ष में है, रुझान आपके साथ है, और आप हिल नहीं रहे जैसे दूसरे प्रदेशों में कुछ लोग इधर उधर हो रहे हैं। मैं इनके चीज़ों से घबराता नहीं, और मुझे सत्ता की राजनीति जरूर इसलिए हमने सोची क्योंकि यही एक माध्यम है जहाँ से हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस फील्ड में आए। नहीं तो अदरवाइज हम लोग सत्ता की राजनीति में हमें बहुत ज़्यादा इच्छा रही नहीं है। और ये देखो आपको बहुत तंग कर रहे हैं हम। देखिए, मैं शायद लोगों को जानकारी नहीं है कि आपके पिताजी का वकील भी मैं हूँ, और उनके खिलाफ इन्होंने लोकपाल ने एक समन भी जारी किया। वो एक उम्र के उस पड़ाव में है। ये तो बड़ी मतलब कि मैं समझता हूँ कि बड़ी छोटी बात है कि CBI ने उस केस में रिपोर्ट दी कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, जो भी संपत्ति है ये 10 साल से पहले की ली गई है, और लोकपाल के कानून के आधार पे कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। ये CBI की रिपोर्ट है, फिर भी लोकपाल ने आप लोगों को नोटिस दे दिया, उनको नोटिस दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका दृष्टिकोण है ये कही है कि भाई कहाँ कोई भी अगर मजबूत मुख्यमंत्री हो, मजबूत एक आदिवासियों का नेता हो, तो किसी तरीके से उसको सत्ता से बाहर किया। छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, जो ED CBI का जो आपने जिक्र किया है, तो अभी ED लगातार हमारे साथ, पता नहीं उनको क्या लगाव हो गया है। पहले तो ये बताते नहीं हैं सम्मनों में कि भाई हम क्यों बुलाना चाहते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आ जाओ, लगता है कि मैं उनका आदेशपाल हूँ और बैठ जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो हमने भी सोचा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले बताना होगा, फिर आपसे हम बात करेंगे।
7-8-10 सम्मान के बाद मुझे बताया गया कि इस संदर्भ में आपको बुलाया जा रहा है। हाँ, ये बात ठीक भी, जरूर हम, आपने जो पूछा है इसका जवाब हम देंगे आपको। हमने जवाब भी दिया। सारी संपत्ति आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बता रखी है, उसका वर्णन वहाँ है। और जिस ज़मीन के बारे में बात कर सकते हैं वो ऐसी ज़मीन है कोई आदिवासी की ज़मीन है जो बेच ही नहीं सकता, और फिर भी कहते हैं कि आपकी ज़मीन है। नहीं, अब मैं उसमें बताऊंगा ना कि उसमें तो ऐसा और आप FIR में आप अक्यूज का नाम नहीं है, लेकिन रोज के रोज आपको समन करते हैं। सर, यही तो ताजुब है। आज के दिन में इस तरीके की भी सजा होती है क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे बिना तो गुनाह का सजा नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि सजा पहले करते हैं, गुनाह बाद में पेश करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, शायद आपको मालूम नहीं। अब आपके बाबूलाल मरांडी साहब हैं, उनके खिलाफ मैं इलेक्शन कमीशन के उसमें वेबसाइट पे हम देख रहे थे, क्योंकि जब ये इलेक्शन 2019 में हुआ तो उनको सबको बताना पड़ता है कि उनके खिलाफ कौन कौन से केस हैं। तो मैंने देखा कि लगभग 5 केस ऐसे हैं जो PMLA के अंडर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं। वहाँ नहीं 5, कोई नोटिस नहीं, कोई किसी को बुलाया नहीं। और ऐसा केवल बाबूलाल मरांडी साहब ही नहीं है, ऐसे 4 लोग और हैं। आपका रणधीर सिंह साहब हैं जो MLA रहे, फिर आपके शशि भूषण हैं साहब, मेहता साहब हैं,